नमस्कार, इंडिया न्यूज़ का पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं वर्षा शाही। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। मंत्री जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद वर्षा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम, क्योंकि हेल्थ कॉन्क्लेव है हमारे इंडिया न्यूज़ का, तो हम हर विभाग के मंत्री से केवल उनके विभाग की स्वास्थ्य व्यवस्था है, मतलब उनका विभाग स्वस्थ है कि नहीं, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। आपका तो सबसे बढ़िया विभाग है। चलिए अच्छा, कम से कम आप विभागों का हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। हाँ, आज विभागों का हेल्थ चेकअप है। वैसे भी पत्रकार हेल्थ चेकअप करते रहते हैं नहीं लोगों नहीं, के बिल्कुल विभागों का। अच्छा है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद आपको। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि अगर आपके विभाग की हम शुरुआत करें, उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को लेकर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया, अगर आपके सरकार के कार्यकाल की बात करें, पीएम के कार्यकाल को 11 वर्ष होने जा रहा है, आपके भी कार्यकाल को अब 2 वर्ष और बाकी है, 2027 का चुनाव आ जाएगा, कितना बढ़ावा आप लोगों ने दिया है? उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से अगर 2022 के बाद, मतलब यानी योगी 2 सरकार की हम चर्चा करें या उससे पहले भी थोड़ी चर्चा पीछे लेके जाएं, तो जब अखिलेश जी के सरकार को टेक ओवर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने किया था, उस समय पर्यटकों की जो आवक थी उत्तर प्रदेश में, चूँकि संख्या के आधार पर ही गुणात्मक रूप से विभाग की स्थिति का पता चलता है, खास रूप से पर्यटन का। उस समय करीब 16 करोड़ पर्यटकों की आवक थी 2017 से पहले। आज अकेले कुंभ में 66.3 करोड़ आए हैं। और एक साल के पर्यटकों की भी बात करें तो 65 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक अकेले पिछले दिसंबर तक वर्ष 2024 में दर्ज किए गए हैं। गुणात्मक रूप से संख्या में वृद्धि साफ इंगित करती है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है। और जहाँ हम बहुत पीछे पायदान पर खड़े थे, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के राज्यों में नंबर 1 पर पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल हुआ है। साथ ही साथ लेकिन उसका मुख्य कारण भी है। मुख्य कारण ये है कि कोई भी पर्यटक किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जाना तब पसंद करता है, सबसे पहले उसके जीवन की, आवागमन की, सुरक्षा की स्थितियाँ मजबूत उसे दिखाई पड़ती हैं। उसे लेकर मेरा जीवन नहीं पता लगा कि वो आया घूमने, उसका टैक्सी लेके मालपानी लेके गायब हो गया रास्ते में, क्यों, क्या पर्यटन करेगा? लूट पिटाई हो गई, कोई अनहोनी हो गई, उसके साथ बलात्कार की घटना, लूट की घटना, छेड़छाड़ की घटना, डकैती छिनैती की घटना हो गई, तो उस राज्य में जहाँ बेहतरीन कानून व्यवस्था न हो, उस राज्य में कोई भी पर्यटक जाना पसंद नहीं करता है। 17 से पहले यही हालत उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन 17 के बाद प्रदेश का वातावरण बदला, दंगा मुक्त प्रदेश हुआ, बीमारू राज्य से सरप्लस रेवेन्यू वाला स्टेट बना, कानून व्यवस्था की बेहतरीन परिस्थितियाँ बनी, अपराधियों को पालने वाले लोगों का ठिकाना जेल में या ऊपर या स्टेट के बाहर हुआ। उसका एक वातावरण बना, और उस वातावरण में के साथ साथ एक तरफ कानून का राज, और कानून के राज के साथ साथ पैरेलल रूप से समुचित वेल प्लान्ड धरातल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, एक तरह से प्रगति के नए नए आयाम पर उत्तर प्रदेश चलने पर शुरू हुआ 17 के बाद। आज हम इन 8 सालों में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य हुआ करता था, आज कानून व्यवस्था का बेहतरीन उदाहरण पूरे देश और विदेश तक की चर्चाएं होती हैं। बाबा जी का बुलडोजर देश में नहीं, विदेश तक मशहूर है। लेकिन आप महफिल लूट ले जाते हैं कुंभ के नाम पर। अगर इस 60 साल के कार्यकाल की बात करें तो कुंभ में एकमात्र मुझे ऐसा एक बड़ा एक इवेंट कहूँ या एक आयोजन कहूँ जिसके नाम पर आप पूरी महफिल लूट ले जाते हैं। नहीं, देखिए, अभी मैंने कुंभ की शुरुआत नहीं की थी। मैंने कुंभ को छोड़ के बाकी 65 करोड़ दिसंबर तक की बात की थी। जनवरी से कुंभ शुरू हुआ, उसकी यदि बात करें तो 66.3 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं की आवक केवल 45 दिनों के अंदर, 45 दिन में 66.3 करोड़, यानी 1.5 करोड़ पर डे से ज़्यादा आवक एक ही स्थान पर आना, और सकुशल बिना किसी
बवाल के, बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी सुचारू व्यवस्थाओं के अव्यवस्थित होने के, वेल बिहेव्ड और इतना अच्छा कि लोग जाके जो भी गया वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन गया, चाहे देश का हो या विदेश का हो, जो गया तारीफ करते हुए नजर आया। आस्था श्रद्धा के भाव से उसने माँ त्रिवेणी में, गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके अपने को धन्य भी किया और भारत का ब्रांड एम्बेसडर बन करके हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा, आदत और मूल्यों का, सनातन संस्कृति का एक ब्रांड एम्बेसडर बन करके उसने देश और दुनिया में संदेश देने का काम किया। और इसके साथ ही साथ मुख्य बात ये थी कि हम लोगों ने, जहाँ पहले आरोप कुछ विपक्ष के लोग लगा रहे थे कि कुंभ में इतना पैसा धन बर्बाद हो रहा है सरकार का, ये सरकार बर्बाद कर रही है, लेकिन वहीं कुंभ में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू यानी टैक्सेशन सरकार को देने का काम इस महाकुंभ ने किया है। इसी चीज को मैंने कहा था, आप महफिल लूट ले जाते हैं इस 3 लाख करोड़ की बात को लेकर और तरीके से, और 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू दे करके नया एक कीर्तिमान भी बनाया और एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है कि पर्यटन और धार्मिक आयोजन के लिए लोगों की आवक से, यानी पर्यटन ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू, रोजी रोजगार के अवसर अगर दे सकता है तो पर्यटन दे सकता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पर्यटन क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश में जगह जगह कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज में 11 से 12 कॉरिडोर आप लोगों ने कुंभ के समय में बनवाए थे, अयोध्या में कॉरिडोर है, काशी में कॉरिडोर। अभी चर्चा हो रही है कॉरिडोर मथुरा के, जिसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है। कह रहे हैं कि मंदिर में हम भगवान को लेकर चले जाएंगे, अगर आप कॉरिडोर बनाना चाहते हैं आप कॉरिडोर बनाइए, मंदिर ले लीजिए, लेकिन हमारी सेवा आप नहीं ले सकते। इस चीज़ को लेकर क्या निर्णय होगा आप लोगों का? देखिए, कुछ लोगों को जानबूझकर कुछ लोग कंफ्यूज करने का काम करते हैं। क्लियर क्या है सरकार ने एक, आप बताइए, प्रयागराज से लेके माँ विंध्यवासिनी से लेके बनारस से लेके अयोध्या तक कौन सा कॉरिडोर, कौन सा मंदिर जहाँ हमने कॉरिडोर बनाया, कौन से मंदिर पे हम लोगों ने कब्जा कर लिया? वही सेवायत, वही पंडालों, वही सब विद्वान लोग आज भी काम, वो नहीं रह जाएंगी, कुंज गलियाँ नहीं होंगी, लेकिन मूल स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ हमने कहीं नहीं की। मूल स्वरूप वही है, मूल स्वरूप भी वही है, वैसा का वैसा ही रहेगा। केवल वहाँ बेहतरीन आवागमन की सुविधा हो। लगता नहीं आपको वहाँ का बनारस की स्थिति क्या थी? बहुत कंजेस्टेड। आज कितने लोग अच्छा महसूस करते हैं। वही सब हम लोग डेवलप करके और सौंपने का काम उसी ट्रस्ट को तो कर रहे हैं और सारे लोग वही व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, अब अयोध्या में सरकार थोड़ी देख रही है, अभी भी के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? सब कर रहे हैं। जो उनका है, उनके न हकों को कोई लूट रहा है, न भगवान की सेवा को उनको कोई छीन रहा है, कहीं कुछ नहीं होगा। सरकार बेहतरीन संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी और बेहतरीन कॉरिडोर दे करके समर्पित तो उसी ट्रस्ट को कर देगी। हम कहाँ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं? अयोध्या में कौन कर रहा है? अभी भी जो कार्यक्रम चल रहा है सरकार थोड़ी कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा का वो चीज़ें नहीं आएंगी, वो उनको ही दी जाएगी सारी। देखिए, अयोध्या में अभी जो प्राण प्रतिष्ठा का 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, इसमें योगी जी 5 तारीख को जाने वाले हैं। सरकार का इस बार कहीं कोई योगदान नहीं है उसमें। सारे कार्यक्रम, सारा प्राण प्रतिष्ठा, सारी चीज़ें उसी ट्रस्ट के द्वारा तो हो रही हैं। सरकारी कोई भूमिका नहीं। सरकार ने व्यवस्था करके उनको सौंप दिया, अब वो सारा देख रहे हैं, सारा ट्रस्ट कर रहा है। ऐसे ही वहाँ पे जो भी कंधे कराने वाले लोग हैं, उनके धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अधिकारों में कोई छेड़छाड़ थोड़ी हम करने वाले हैं। हम लोग तो लोग जो आएँ एक बेहतरीन अनुभव लेके जाएँ, एक अच्छा सुख सुविधा लेके जाएं, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, एक अच्छा परिक्रमा मार्ग कॉरिडोर डेवलप करके उसको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन व्यवस्था दे करके सौंपने का काम कर रहे हैं। सरकार कहीं भी न अधगड़ करना चाहती है, न किसी मंदिर पर कब्जा करना चाहती है। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश में हम टूरिज्म की बात करें तो बड़ी बड़ी चीज़ों पर पहले लोग जानते थे। अयोध्या राम मंदिर तो अब बना, लेकिन अयोध्या जानते थे, बनारस जानते थे, काशी जानते थे, मथुरा जानते थे। अभी किन और चीज़ों का विकास किया गया? कौन से ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं जो बहुत पिछड़े थे और अब बहुत आगे हो चुके? देखिए, आप भी ये महसूस करती होंगी, कोई गांव ऐसा मोहल्ला, गांव या मोहल्ला नहीं
जहाँ सनातन की आस्था का केंद्र न बना हो, बिल्कुल। कहीं नहीं है। कहीं आप चले जाएंगे तो हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, राम जी का मंदिर मिलेगा, भोले बाबा की शिवलिंग मिलेगी, हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। हमारा प्रयास है कि वो सभी आस्था के केंद्र, आस्था के स्थान बेहतरीन हो, लोगों की आस्था के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहाँ बेहतरीन पर्यटक सुविधाएं डेवलप हों, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए हम लोगों ने एक सबसे बड़ी बात यह है कि सभी 403 विधानसभाओं को चिन्हित करके, कोई विधानसभा उत्तर प्रदेश की नहीं जहां हम लोगों ने बड़े वहाँ के जो सेलेक्टिव मंदिर हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिला पर्यटन संस्कृति के द्वारा चिन्हित किए गए हैं, वहाँ कहीं न कहीं हर मंदिर पे हम लोगों ने डेवलपमेंट का कार्य, पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने का काम न किया हो। नंबर 2, इसके साथ ही साथ हमारा प्रयास है कि कनेक्टिविटी के लिए जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मार्थ कार्य के द्वारा उनको 1000 करोड़ रुपया पिछले वित्तीय वर्ष में दे करके उनकी बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी के लिए पीडब्ल्यूडी को अलग से अधिकृत करने का काम किया है। अच्छा, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम भी कई जगह पर लगा दिया जाता है, कहते हैं कि ज़्यादातर नेता लोग, अभी आपकी भाषाओं में, आपकी बोलियों में भी कहीं कहीं निकल कर ये सामने आ रहा है, पर्यटन के नाम पर हम आपके मुंह से सबसे ज़्यादा मंदिरों का नाम क्यों सुनते हैं? उसके अलावा और सारी चीज़ें कहाँ हैं? मैंने कहा आस्था के केंद्र, आस्था के केंद्र, उसमें अकेला नहीं, मंदिर नहीं, मंदिर चूँकि बाहुल्य सनातनी देश है तो बाहुल्य तो होगा ही। हम करते हैं, हम सबको किया, जैन समाज, देखिए जो 12 सर्किट हमने डेवलप किए हैं पूरे प्रदेश में, उस 12 सर्किट में बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट, कोई ऐसा सर्किट नहीं जिसको हम लोगों ने चिन्हित नहीं। हाँ, बहुत सारे सर्किट, वो बौद्ध सर्किट में आता है, सारी जगह हम डेवलप कर रहे हैं। और विशेष रूप से बौद्ध, आज ही 6 बजे शाम को थाईलैंड सहित थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित वो 5 बौद्धिस्ट कंट्रीज के 10 डेलीगेशन, यानी 50 डेलीगेट्स आज भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से आगरा कल से आए हुए हैं। आज वो लखनऊ पधार रहे हैं। ठीक 6 बजे मुख्यमंत्री जी से 5 कालिदास मानव उनके साथ बैठक होने वाली है। उसके बाद कल वो कुशीनगर और उधर जाने वाले हैं, बौद्ध सर्किट का पूरा दौरा करेंगे। तो इस तरह हम लोग, कोई ऐसा नहीं, कोई धार्मिक कोई बंदिश थोड़ी है। हम लोग सूफी संतों की मज़ारों को भी, जहाँ लोगों की श्रद्धा आस्था का केंद्र है, इसलिए हम आस्था के केंद्र की बात कर रहे हैं, वहाँ भी पर्यटन सुविधाएं डेवलप करने का काम किए हैं। इस साल की कार्ययोजना में भी उनको हम डेवलप करने के लिए पूरी कार्ययोजना बनाए हुए हैं। कोई धार्मिक दृष्टि से भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास। 2 साल और आपके पास हैं जनता को मनाने के लिए कि हमने इतने सारे काम इस 8 साल में किए हैं। ये 10 साल जो हमारा पूरा हो रहा है, इसमें हमने उत्तर प्रदेश को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्थापित कर दिया। 2027 का चुनाव होता है, क्या मुद्दे आपके होंगे? क्योंकि आपको तो लगता है कि 10 साल में आपने पूरी तरीके से विकास किया है। देखिए, हमें लगता है चाहे विकास की बात करें, जन कल्याण की बात करें, लोक कल्याण की बात करें, कानून की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, या प्रदेश को एक बड़ी आर्थिकी के रूप में, जो प्रदेश कभी कभी पहली तारीख को चिंता करता था कि जो वेतनभोगी कर्मचारी सरकारी, उनकी तनख्वाह निकलेगी कि नहीं निकलेगी, वो आज बेहतरीन सारे खर्चे करते हुए भी सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट बना है। बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य से सरप्लस स्टेट राज्य बना। दंगों का प्रदेश था, आए दिन कहीं ना कहीं प्रदेश में दंगे होते थे। आज प्रदेश दंगा मुक्त हुआ, अपराधियों से मुक्त हुआ। औद्योगिक रूप से यदि बात करें तो आज इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम है कि देश और दुनिया के निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश एक निवेश के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आया। चाहे हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज लंबी छलांग के साथ पूरे देश के विभिन्न राज्यों में, जहाँ लास्ट से दूसरे तीसरे फर्स्ट नंबर पर होता था, और ऊपर से फर्स्ट सेकंड के ऊपर से टॉप पे है हर क्षेत्र में। अच्छा, अगर आपके विभाग की एक और बात करें तो आजकल एक चीज़ बड़ी कॉमन देखने को मिली है, हर विभाग करता है, लेकिन पर्यटन विभाग सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट है। क्यों आखिर? कैसे उन्हें लगता है कि इनसे हम कनेक्ट रहेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा और विस्तार और ज़्यादा जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाने में ईजी हो जाएगा? और कैसे उनसे कांटेक्ट होता है, कैसे आप उनको चीज़ें बताते हैं,
क्या सुविधा देते हैं आप उन इन्फ्लुएंसर? जहाँ जहाँ लोगों को बेहतरीन दिखाई पड़ता है, लोग अपने आप कनेक्ट होते हैं, मतलब वो खुद आते हैं? खुद आते हैं। चूँकि लोगों को दिखाई पड़ रहा है, लोगों को जहाँ जाते हैं लोगों की भावनाएं मिलती हैं, लोगों का आकर्षण मिलता है, कनेक्ट करने की अवसर मिलते हैं। इन्फ्लुएंसर लगातार खुद ही उनको प्रमोट करने के लिए अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम लोगों का तो क्या प्रयास है। मैंने देखा था वो बुंदेलखंड एरिया में जब आपको कराना था कि यहाँ के विकास के बारे में, यहाँ के पर्यटन क्षेत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोगों को पता चली, क्योंकि लोग उधर कम जाना चाहते हैं। तो आपने एक बड़ा इवेंट कराया इन्फ्लुएंसर के साथ, सबको बताया, लोगों को भेजा। हाँ, ये हम करते हैं, ये हम करते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, उनको जाने आने के लिए व्यवस्था कराने की बात हो, उनके सेमिनार या बैठकें कराने की बात हो, उनको प्रमोट करने के लिए पीठ थपथपाने की बात हो, उनको आकर्षित करने के लिए उनको थैंक यू बोलने की बात हो, हम लोग करते रहते हैं। अच्छे से आप जानते हैं अपने युवा पीढ़ी ही तो हमारी असली पीढ़ी है, भविष्य है हमारे प्रदेश का, देश का। उनका हमारे देश का, प्रदेश का, हम सबका भविष्य तो वही है। कितना बड़ा सहयोग आपके विभाग में रहा है? देखिए, डिजिटली तो आजकल हर जगह डिजिटल का तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हर चीज़ डिजिटली हो गई है, उसके बिना तो आदमी की ज़िंदगी आधी अधूरी हो गई है। सुबह उठता है तो आदमी बैठ के वहीं लग जाता है, और सोते समय भी कान में वही सब सुनता और देखता रहता है। कितने घंटे आपकी स्क्रीन टाइमिंग है, अगर आप अपना? इस मामले में सबसे फितड्डी में ही हूँ। क्यों ऐसा? नहीं, हम लोग नहीं ज़्यादा चक्कर में पड़ते। बाकी सब होता है। तो हेल्थ का ध्यान रखते हैं आप? हेल्थ कॉन्क्लेव भी हेल्थ? हाँ, है पूरा। हेल्थ प्रदेश स्वस्थ रहेगा तभी तो पर्यटन जिंदा रहेगा। जब अगर प्रदेश बीमार पड़ जाएगा तो पर्यटन का आएगा। लेकिन ये भी सही है कि मेडिकल हेल्थ का भी हम लोग पूरी चिंता कर रहे हैं, लोग स्वस्थ रहें। लोग खास रूप से कोरोना काल के बाद जिस तरीके से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, उनको धन्यवाद। और उस स्वास्थ्यता के लिए हर व्यक्ति आज जुड़ना चाहता है प्रकृति से। इसी के लिए हमने इको टूरिज्म बोर्ड बना करके जितने भी उत्तर प्रदेश के कतरनिया, दुधवा, तमाम जो नेशनल पार्क हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, वन विभाग के, सिंचाई विभाग के, उनमें पंचकर्म, सतकर्म, आयुष विभाग के साथ मिल करके डेवलप कर रहे हैं। और आपको भी आमंत्रित कर, अगले साल तक आइए, वहाँ दौरा करिए, आनंद लीजिए। मतलब आप सबका सामंजस्य बनाकर एक साथ चल रहे हैं और पर्यटन को उत्तर प्रदेश के विकास में और आगे लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा समय दिया। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।